हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, स्टडी IQ ने आप सभी लोगों के लिए प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले 10 सालों के PYQ को कवर करने के लिए अब मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास टॉपिक वाइज पिछले 10 सालों के जो प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो ये आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, जैसा पूछा गया है ठीक वैसा ही, और आपको थोड़ा सा समय दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें अपना रिप्लाई करें, और जितना हेल्दी डिस्कशन आप यहाँ पर रखेंगे उतना ही आगे की क्लासेस में और इनको मैं हेल्दी डिस्कशंस के पार्ट पे रखूंगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसको आप टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रश्न का उत्तर मुझे बताइएगा। 10 साल के प्रीलिम्स PYQ सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, यानी 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। 2 टॉपिक में पहला टॉपिक जो है वो यूरोपियों के आगमन का है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो किसका है? वो यूरोपियों के आगमन का है। ये पहला चैप्टर भी है। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है उसका विस्तार हुआ। इस 2 टॉपिक्स को हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे। चलिए, अब पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप इसे पढ़ें और इसका उत्तर देने का हमको प्रयास करें जल्दी से। देखिए, लिखा हुआ है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। फटाफट से आप पढ़िए और आंसर जो है वो आप देना शुरू कर दीजिए। कह रहा है, डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो डचेस से संबंधित है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये पुर्तगालियों से संबंधित है, पुर्तगाली जो है उनसे संबंधित है। और तीसरा जो है वो अंग्रेजों से संबंधित है, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात यहां पर लिखी हुई है। तो 3 शासकों की, तीनों यूरोपियों के आगमन के जो चैप्टर है उसमें हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डच कब भारत आए और गजपति शासक जो हैं क्या उस समय शासन कर रहे थे, इसका अगर आंसर आपको मालूम है, ये दोनों का सेम टाइम अगर है तो आप कहीं ना कहीं इसको मैच कर सकते थे। देखिए, गजपति शासक जो हैं वो आपको 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिखाई देंगे। जब हम 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इनको देख रहे हैं, 15 to 16 सेंचुरी के बीच अगर हम देख रहे हैं गजपति शासकों को, तो डचेस क्या 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भारत आए? ऐसा तो नहीं है। डचेस जब भारत आए हैं उस समय तो इनका शासन खत्म हो चुका है, ठीक है। उस समय गजपति शासक जो है उनका शासन क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो ये आपका सही आंसर नहीं है। फिर कह रहे हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये बात बिल्कुल सही है। गोवा को छीनने का काम जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से किया था। यहां पर उसने अपना एक बढ़िया व्यापारिक केंद्र स्टैब्लिश किया और अपने सेंटर के तौर पर इसको स्टैब्लिश कर लिया। फिर कह रहे हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन ली थी। बिल्कुल सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधियों को नायक के नाम से जाना जाता था। कुछ नायक वगैरह थे, उनकी जमीन हुआ करती थी, उनसे पट्टे पर लिया था और फिर वहां पर अपनी फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश करी थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। कौन कौन से? सेकंड और थर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन में आइए देख लेते हैं। देखिए, 1605 के आसपास आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने स्थापित किया, मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है। हिंदू गजपति शासकों की बात करें तो देख सकते हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है। तो यहां पर कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो था वो गलत था। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था, जिसने 1509 से 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर काम किया, वो बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण करता है 1510 में उसे पराजित करके। तो ये आपका सही था स्टेटमेंट।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखिए 1639 में नायकों से पट्टों पर निर्जन भूमि थी, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने को यहां पर एस्टैब्लिश किया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका कथन जो है वो बी सही हो गया। चलिए अब सब लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2022 में पूछा गया था, 2 साल पहले ही पूछा गया है, तो ज्यादा पुराना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है, 3 साल पहले, ये भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और इसमें पूछा गया है कि 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट चतुर्थांश में, देखिए 17वीं सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 17वीं सेंचुरी का मतलब हो गया 1601 से लेकर के और 1700 तक, 1700 एडी तक, ठीक है, ये आपका कहलाता है 17वीं सेंचुरी। प्रथम चतुर्थांश, ये बीच में 100 साल का गैप हुआ, 100 साल के गैप को 4 हिस्सों में बांट दीजिए, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट 25 ईयर का हो गया, यानी कि 1625 तक आपको बताना है कि इनमें में से कौन कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, कौन कौन सी नहीं। 3 जगहों के नाम दिए हुए हैं, एक लिखा है भरूच, एक लिखा है चिकाकोल, तीसरा लिखा है त्रिचनोपोली। देखिए भरूच जो है इसको भड़ौच भी कहते हैं, भड़ौच, भड़ौच या भरूच एक ही बात है, ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। जब हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो करीब करीब 1623 के आसपास तक इन्होंने भड़ौच, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम, इन सब जगहों पर फैक्ट्री तो स्टैब्लिश करी थी, लेकिन ये जगह जो थी इन पर फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो केवल और केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने 1600 में चार्टर प्राप्त किया था, 1608 में इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होनी शुरू हुई थी, उसको खोलने का निर्णय लिया गया था, और 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर, इन जगहों पर कोठियां स्टैब्लिश कर ली गई थी। तो ये वो जगह हैं जो 1623 तक, 1623 प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत ही आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये 2021 में ही एक और प्रश्न पूछा गया है इसी फील्ड से। तो जरा बताइए गौर करके, 2021 के इस प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या है। पहला, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। देखिए दक्षिण भारत के राज्यों की, साम्राज्यों की बात अगर करते हैं तो यहां पर आप कर्नाटक साम्राज्य, और यहां पर आप हैदराबाद साम्राज्य को देख पाएंगे। और एक समय में ये सारे जो हैं, आप समझ जाइए कि मुगल सल्तनत जो है, मुगल सल्तनत जो है उनके अधीन हुआ करते थे। उसी से संबंधित यहां पर प्रश्न है कि क्या हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, यानी हैदराबाद की निजामत के अंदर कर्नाटक की निजामत आती थी और ये उससे अलग हुआ। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ते हैं मुगलों का पतन, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स जब पढ़ रहे होते हैं, उसी समय में एक संबंधित टॉपिक आपको और पढ़ने को मिलता है, वो होता है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और जिस समय क्षेत्रीय राज्यों के उदय में दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उस समय कर्नाटक और हैदराबाद की बात जरूर होती है। उस समय कर्नाटक की राजधानी आरकोट हुआ करती थी, उसी की बात यहां पर ये करी जा रही है। दूसरा कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर वाला राज्य वही वाला राज्य है जिसमें आपने 2 शासकों के नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान, लेकिन टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली और इन्हीं का बेटा टीपू सुल्तान, ये उनकी जगह की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। अहमद शाह दुर्रानी, इसको दुर्रे दुर्रानी की उपाधि दी गई थी, ये कोई और नहीं है, अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली। तो बहुत सारे लोग इसे पहचान नहीं पा रहे हैं इसीलिए। और रुहेलखंड राज्य के गठन की बात कर रहे हैं तो ये भी जो है क्षेत्रीय राज्यों के उदय की बात करता है। ये भी वो इलाके थे जो मुगलों से फ्री होकर के एस्टैब्लिश हुए थे। रुहेलखंड वाले बरेली और अली के आसपास का जो इलाका था उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो भाई देखिए, हैदराबाद से आरकोट का निजामत का उदय हुआ, यह सही नहीं है।
हैदराबाद और आरकोट जो हैं ये सब मुगल सल्तनत के अधीन हुआ करते थे, ये सब मुगलों के अधीन थे। उससे स्वतंत्र होकर के, ये एक अलग बात है कि हैदराबाद पर आरकोट की निगरानी रहती थी, लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना, जिसको हम ये कहें कि सुप्रीमेसी जो है, सुप्रीमेसी से हम स्वतंत्र होते हैं, तो सुप्रीमेसी मुगल्स की हुआ करती थी, तो ये मुगलों से स्वतंत्र हुए हैं, हैदराबाद से नहीं। तो ये स्टेटमेंट देखने में लगता है कि ये सही होगा, पर ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ, तो दूर दराज में अगर आप देखेंगे तो हाँ ऐसा है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके खंडहरों पर ही, उसी के अवशेषों पर ही जो दूसरे हिंदूवादी साम्राज्य जैसे वाडियार राजवंश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वाडियार राजवंश के शासक हुआ करते थे चिक्का कृष्णदेव, उन्हीं को पराजित करके, उन्हीं को हटा करके टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य का उदय किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन जो है वो अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में हुआ था। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, उसने जो भारत के हिस्से कब्जे किए और जब यहां से चला गया उसके बाद ये सब चीजें हुई, तो ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बाद में इसका आक्रमण हुआ है, इसका आक्रमण तो बहुत बाद में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, तो बताइए केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर दिया है वो सही है। तो कथन बी सही है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात आरकोट का निजाम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में बना था और मुगल साम्राज्य में रुहेलखंड राज्य का उदय 1721 में रामपुर बरेली के आसपास हुआ था, जबकि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत में कब हुआ, 1748-49 के आसपास। ठीक है ना, तो ये बहुत दूर की बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न बिल्कुल सीधा सटीक प्रश्न है, जैसे लगता है कि यूपीएससी का ये प्रश्न हो ही ना। पहले 2009 का ये प्रश्न है, तो पहले बहुत पहले जो है ऐसे कह सकते हैं कि बहुत वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चंस आया करते थे। तो आपको ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे, कुछ एक आध प्रश्न ऐसे हल्के फुल्के भी मिलेंगे। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए यार। सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर बताओ। आप लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति के साथ स्टैब्लिश करी थी। अब किसी की भी अनुमति, मतलब सूरत की तो यहाँ पे बात भी नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि किसकी अनुमति से पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई। तो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई थी उस समय मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे। आपने हमेशा पढ़ा है, मतलब बचपन से इस चीज को शायद पढ़ते आए होंगे। ये तो शायद ही किसी का गलत होगा। 2009 में ऐसा प्रश्न जो है वो पूछा गया था जहांगीर के लिए, तो आप इसका देख लीजिएगा 2000। तो जहांगीर के समय में पहले आप देखेंगे कि दो अलग अलग कैंपेन्स हुए, दो अलग अलग कह सकते हैं कि लोग भेजे गए जो जहांगीर से परमिशन लेते। पहले जब आप देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस आया तो इसको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि जो सूरत में कारखाना एस्टैब्लिश करना चाहते थे इनको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि पुर्तगाली और दूसरे लोगों ने विरोध किया तो वो परमिशन नहीं मिल पाई। बाद में कैप्टन थॉमस जो था उसको यहां पर परमिशन मिली है। अगला प्रश्न जो है ये 2007 का है। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आया था। आपको बताना है कौन सा एक यूरोपीय ऐसा था जो भारत में सबसे आखिरी में व्यापारी के रूप में आया। स्वतंत्रता पूर्व तो शब्द इसमें लगा ही लिया, सारे स्वतंत्रता पूर्व ही तो आए थे। तो बेसिकली आपको डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का क्रम बताना था बस। ये क्रम भी आपको रटा ही होगा है। सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले डच आ रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आ रहे हैं, सॉरी पुर्तगाली। सबसे पहले आपको मालूम है कौन आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं। सबसे आखिरी में जो आ रहे हैं वो कौन है, सबसे आखिरी में आ रहे हैं फ्रांसीसी। तो सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले भी अगर आपको याद हैं तो यहीं से ही आंसर हो जाएगा, यहीं से ही आंसर बन जाएगा। तो फ्रांसीसी तो वैसे भी सबसे आखिरी में आए, ठीक है। इनसे पहले डेनिश, अंग्रेज, डच और पुर्तगीज वगैरह सब आ चुके थे। तो ये इसका सीधा सीधा सा स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी है। और ये संबंधित ईयर हैं, सब आप लोगों को जुबान पर रटे होंगे, इसमें कोई खास व्याख्या है नहीं। तो आई होप कि आपने सबने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम
क्या है, कालानुक्रम क्या है। 2005 का ये प्रश्न है। देखिए वॉन्डी वॉश के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1760 में ये युद्ध हुआ, ये आपको मालूम है। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1764 में हुआ। ये थोड़े स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये ऐसे स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद रहते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो भाई सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले अंबर का युद्ध दिख रहा है। जहां अंबर का युद्ध सबसे पहले हो वो पहले, तो ऑप्शन बी होगा या सी हो, डी होगा। अंबर के युद्ध के बाद 1749 के बाद आप देखेंगे तो पास में आपको देखने को मिलेगा 1757, तो उसके बाद प्लासी का युद्ध होना चाहिए। तो बस यहीं से दो ही हमने मिलाए, उसके बाद हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। अंबर का युद्ध या वेल्लोर के पास लड़ा गया युद्ध था 1749 में। अनवरुद्दीन जो है इसमें हार गए थे, जबकि पहले फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन से सहायता मांगी थी, लेकिन अनवरुद्दीन ने कहा था कि हम तुम्हें सहायता देंगे पर तुम्हें मद्रास जीत करके देना। जब मद्रास जीत करके नहीं दिया तो उस पर जो है इसने अपने बेटे को भेजा भी था बाद में, और फिर तमाम सारी लड़ाइयां भी हुई। तो अंबर के युद्ध में फाइनली जो है आप देखेंगे ये जो है ये आमने सामने की लड़ाई फ्रांसीसी और भारतीय साम्राज्यों की हुई। प्लासी का युद्ध है, वॉन्डीवाश का युद्ध है, और बक्सर का युद्ध, सब मालूम है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है पानीपत, 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अरे भाई देखो, आप लोगों को ये स्टेटमेंट रटा होना चाहिए। इब्राहिम लोदी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ क्यों होगा? अहमद शाह अब्दाली के साथ तो तृतीय युद्ध हुआ है, और तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में, और प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में। इतना बड़ा गैप दोनों को मिलाकर के एक स्टेटमेंट दिया है, ये निस्संदेह गलत है। पूछा गया है कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है, तो ये तो सही नहीं होगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिए भाई फटाफट। कह रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई, और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। आप कह रहे हैं प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए, बिल्कुल सही बात है। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, उनको हराने के लिए मीर जाफर जो उनका सेनापति है, ये सेनापति थे, ये नवाब थे, और इस नवाब को हटाने के लिए प्लासी के युद्ध में जो 1757 में लड़ा गया उसमें षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? केवल तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बैठे होते 2004 के एग्जाम में तो आप इसको पार कर सकते थे, है ना। तो भाई आपको यहां पर पता चल गया। अच्छा देखिए, मीर जाफर के अलावा राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद या ओमीचंद, ये तमाम सारे गद्दार थे जो अगेंस्ट नवाब जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, और इसकी वजह से नवाब पराजित हुआ। अगला प्रश्न जो है वो मैचिंग का है, और अवधि और युद्ध दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। कोई भी एक आध पॉइंट अगर आपको इसमें से याद है तो आप उसको मैचिंग करना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपको बस इन युद्धों के ये याद होने चाहिए, क्रम याद होने चाहिए, या फिर आपको इसके ईयर याद होने चाहिए। देखिए इसमें घरेलू युद्धों की भी बात करी गई है। मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध घरेलू युद्ध है, सिख युद्ध, और एक बाहरी युद्ध की बात करी गई, बर्मा के साथ युद्ध हुआ था अंग्रेजों का। तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे जब ब्रिटिशर्स का प्रसार जो है वो सीमावर्ती राज्यों के साथ, जैसे नेपाल का युद्ध पढ़ेंगे, इसी में आप सिंध का युद्ध पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का युद्ध पढ़ेंगे, बर्मा के युद्ध पढ़ेंगे, तो ये सब सीमावर्ती राज्यों के साथ लड़ा गया। और ये वाले जो युद्ध हैं ये आप पढ़ते हो जब आंतरिक युद्ध लड़े जा रहे हैं, तब उसके लिए इस युद्ध के ये युद्ध जो है ये 1826 में समाप्त हो गया था। 1826 में यांडबू की संधि हुई थी, यांडबू की संधि हुई, उसके साथ समाप्त हो गया।
तो ये 1824 से 1826 ईस्वी तक। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है तो हमारा ऑप्शन बी और डी हो सकता है। डी में दिया है दूसरा, कह रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही बात है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में लड़ा गया। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सही है। तो ये दो ही स्टेटमेंट हैं जो हमारे पास में सही थे। तो हमारे पास में ये और ये मैच्ड नहीं है। पहला और चौथा जो है वो मैच नहीं है। तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप यहां पर ईयर देख सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 के बीच में लड़ा गया। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करी जा रही है तो 1790 से 92, और आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करी जा रही है तो 1824 से 1826, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो हुआ था 1848 से 49 के बीच, जो कि यहां पर दिया हुआ है 45 से 46 के बीच। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सरल सरल से प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित देसी रियासतों के बारे में विचार करें। देसी रियासतों में झांसी, संबलपुर, सतारा। प्रश्न देखते ही समझ में आ गया होगा क्या पूछा गया है। कह रहा सही कालक्रम में वे अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, ये लिखना है आपको। सबसे पहले जो राज्य कवर किया गया वो था सतारा, है ना। और आखिरी में आप देखेंगे कि झांसी, अवध, ये सब बहुत बाद में कवर किए गए, बहुत बाद में इनका विलय किया गया। तो इस क्रम से भी अगर आप केवल याद रखें, ईयर ना भी याद हो आपको, तो भी आपका काम बन जाता है कि यार पहले इसको रख दो, फिर इसको रख दो, फिर इसको रख दो, हो गया 3 2 1। तो 3 2 1 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब आपको मालूम है कि 1848 में जो है वो आपका सतारा कैप्चर किया गया, जैतपुर, संबलपुर अगले ही साल कवर कर लिया गया, और झांसी जो है वो 1853 में कवर किया गया। नागपुर 1854 लिखा हुआ है, अवध 1856 की बात है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था। राज्य विलय की जो नीति है उसकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है उसके अंतर्गत किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए एज इट इज पूरा हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश भारतीय अच्छा ये कब पूछा गया, ये आपका पूछा गया 2004 में। सन 2000 में एक प्रश्न पूछा गया है, कह रहे हैं ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। तो इनकी सबकी कुछ कुछ आप कहानी भी जानते होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति पर। 1857 की जो क्रांति है जब ये हुई तो भारतीय क्षेत्र में उनका विस्तार खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो ब्रिटिश क्राउन एस्टैब्लिश हुआ और उन्होंने जो भारत में रियासतें थीं उनसे कहा कि आपकी रियासत एज इट इज चलेगी भारतीय महारानी के ताज के अधीन। तो वो सब चीजें खत्म हो गई, आप अपना स्वतंत्र राज्य कीजिए, बस महारानी की आप रियाया बने रहेंगे। तो ये डलहौजी था जब एक्सपेंशन चरम पर पहुंचा, और उसी की राज्य की विलय की जो नीति थी जिस पर पिछला प्रश्न आपने देखा जो पूछा गया था, वो वही अंतिम शासक हुआ। उसके बाद तो 1857 की क्रांति हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डफरिन बहुत फेमस है क्योंकि ये वो वायसराय है जिसके समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये आप चीज ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कर्जन अर्जन को तो सब जानते होंगे, लिटन को, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके मुझे रिप्लाई करें इसका क्या आंसर होगा। जब हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां का मतलब क्या है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर, मतलब ये 1772-73 के बाद की सारी कहानियां होंगी। सिंपल सी अगर हम एक शब्द में बात कहें तो 1772-73 के बाद की कहानी होगी, क्योंकि वही स्टार्टिंग समय है जब भारत के राज्यों पर उन्होंने इस प्रकार से कब्जा किया है कि उसके राजस्व पर और उसके राजत्व पर अधिकार जो है वो अंग्रेजों का होना शुरू हुआ। तो उन्होंने कुछ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी शुरू करी कि अब कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड है ये।
कुछ अलग ही आवाज आ रही है, कैसी अलग आवाज आ रही है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखता हूं इसका आंसर कौन देना शुरू करेगा। कुछ लोगों ने दिया भी है, बी आंसर आने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं इसका आंसर बी है या नहीं है, 2 या बी ऐसे करके आंसर आ रहा है। कह रहा कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात होगी, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन इसी साल 2024 में पूछा गया है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। ये प्रश्न YouTube की क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है और ये प्रश्न पेड क्लासेस में विद मैप जो है मैंने पढ़ाया है, एक्सप्लेन उसमें किया है। तो जो लोग पेड बैच के स्टूडेंट होंगे उन्होंने भी देखा होगा, शानदार तरीके से उसमें पढ़ाया गया है। और इसका डेमो भी आप लोगों को दिया गया था कि YouTube में ये पेड बैचेस से जो क्लास से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी बना करके इस पर डाला गया था। तो वहीं से क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है उसके राजस्व संग्रहण में। कहला है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान करने की छूट दी गई थी। बताइए क्या ये यहां पर जो पॉइंट लिखा है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा लिखा है बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमीन से जमींदारी से हटा दिया जाता था। आप लोगों ने सूर्यास्त कानून के बारे में शायद सुना होगा, सूर्यास्त कानून। तो सूर्यास्त कानून व्यवस्था जो है ये कॉर्नवालिस के राजस्व संग्रहण वाला जो सिस्टम है उससे रिलेटेड ही है। और निस्संदेह जो है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड पॉइंट सही है। दूसरी बात, पहला वाला भी कुछ लोगों को हो सकता है कि सही लगे, हो सकता है कि पहला वाला कुछ लोगों को सही लगे। कह रहे हैं राजस्व संग्रहण के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के दिन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दे दी जाती थी। अगर ऐसी छूट दे देते तो इससे अच्छे अंग्रेज कहाँ मिलते, है ना? इससे अच्छे अंग्रेज तो होते नहीं कहीं। फिर अंग्रेजों का किसानों से किस प्रकार का वहां पर रूठना मनाना रह जाता। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, इसलिए आप लोग इसके क्वेश्चन में पार्टिसिपेट जरूर करें सभी लोग। और ये ईयर वाइज कराए जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और ये क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 2024 का है और टॉपिक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का है। ठीक है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप उस एक्सप्लेनेशन को बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। बेसिकली 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। वो 3 प्रकार की व्यवस्थाओं, अगर इस बार यहाँ पर प्रश्न जो है आपको स्थायी बंदोबस्त से देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि 2 अन्य राजस्व से संबंधित जो नीतियां ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, अंग्रेजों ने जो बताई थी, वहां से अगले वर्षों में प्रश्न आपको देखने को मिले, है ना? रैयतवाड़ी व्यवस्था हो सकती है, महालवाड़ी व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो सकती है। ऐसी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। अब देखो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना, आंख कान खुली होनी चाहिए आपकी। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो प्रश्न है ये 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में आया है, प्रारंभिक परीक्षा में। यही प्रश्न 2024 में मुख्य परीक्षा में आया। अब आप कहेंगे ये मुख्य परीक्षा में कैसे आ गया? किसी ने देखा, मेंस का पेपर देखा था? 2024 की मुख्य परीक्षा में यही प्रश्न आया है। आपको बताना है उसमें, ये दिखाना है कि भारतीय दस्तकारी और उद्योग जो है वो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण कैसे उनका ह्रास हो गया, कैसे वो नष्ट हो गए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताना शुरू कीजिए। हालांकि शायद मैंने आंसर दे भी दिया है कुछ, तो देखना चाहता हूं मैं किसका करेक्ट आंसर यहां पर आने वाला है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर ABCD में। विष्णु कह रहे हैं बी है, तहसीन जो है वो कह रहे हैं बी है। बाकी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। यानी ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो 19वीं सेंचुरी की जो शुरुआत है, पूर्वार्ध मतलब शुरुआत का जो हिस्सा है, उस पर उस भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, 19वीं सदी के शुरुआत के भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्या भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वो नष्ट हो गए?
हथकरघा उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ये सब चीजें उस पर इम्पैक्ट आ गया। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हो गया। क्या वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, उसके वजह से भारत में मशीनीकरण शुरू हो गया क्या? फिर पूछ रहे हैं देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई जानी शुरू की गई। आपको मालूम है कि भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई है? 1853 में। और ये पूर्वार्ध की बात कर रहा है, 19वीं शताब्दी की, और ये मध्य में बिछाई गई हैं। तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? कह रहे ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया जाने लगा। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर अगर भारी शुल्क लग जाता तो भारत की राजस्व व्यवस्था तो बहुत स्ट्रांग हो जाती, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश भारत में होने लगा। देखिए ब्रिटेन, सबसे पहले तो हम बात करें कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटेन जो औपनिवेशिक शासन एस्टैब्लिश करने में विश्वास रखता था, उस औपनिवेशिक शासन में विश्वास करने वाले ब्रिटेन की भांति यूरोप में कुछ और देश भी थे। वो और देश कौन कौन से थे? जैसे फ्रांस की बात कर लीजिए, इटली की बात कर, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने उपनिवेश एस्टैब्लिश करना चाहते थे। उन लोगों की आपस में स्पर्धा जरूर रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी आपस में स्पर्धा रही होगी। तो अभी तो जो भी मशीनरीज आ रही हैं, अभी जो भी नई नई खोजें हो रही हैं, उन खोजों से नई नई जो मशीन्स बन रही हैं, उस पर यूरोप के देशों में ही आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही। वहां से यहां भारत तक अभी स्थिति कहां आ गई? ये 19वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात पूछ रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए इस तरीके के शब्दों पे बड़ा गौर रखना है। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, मध्य, 19वीं सदी, 20वीं सदी, तो ये एग्जैक्टली ये हुआ क्योंकि जब उन लोगों ने मशीनीकरण करना शुरू किया तो मशीन से उत्पाद बनने शुरू हुए और वो उत्पाद भारत में आए। भारत जो है वो उत्पादित वस्तु का बाजार बन गया। ठीक है, भारत जो है क्या बना? उत्पादित वस्तु का बाजार। जबकि भारत जो है वो कच्चे माल का उत्पादन के लिए कच्चे माल का निर्यातक बन गया। और इसका सीधा सा प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वो समाप्त हो गए। भारतीय दस्तकारी उद्योग जो है वो क्या हो गए? वो समाप्त होने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये वाला विकल्प जो है वो सही है, बाकी के और इसी एंगल में 2024 का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। आप लोगों को मैं पेड क्लास का लेक्चर जो है दूंगा। मैंने पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है, इस एंगल को डिस्क्राइब किया है 2 अलग अलग टॉपिक्स में। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज बीन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, और दूसरा मैंने आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के समय में जब ब्रिटिश नीतियां जब बताई तो उस दौरान मैंने भारतीय दस्तकारी कैसे नष्ट हुई, तो 2 चैप्टर को मर्ज करके वो वीडियो मैं आपको बना करके कल या परसों में आपको मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विधिवत एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है, आप देख लेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देगा। एक बार आंसर देके डिलीट ना करें, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो जाने। आंसर सब लोग करो, मतलब जितने लोग यहां पर हो, जो भी क्वेश्चन आए, गलत सही जो भी आपको लगता है आप उसका आंसर जरूर करिए। आंसर नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, आंसर जो है वो सभी को करना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यही पूर्वार्ध कह सकते हैं इसको, नील की खेती का ह्रास हुआ। भारत में इंडिगो जो कल्टीवेशन है, नील की खेती जो है, उसका ह्रास क्यों हुआ है? वो 4 कारण यहां दिए हैं। चारों में से कौन सा बेस्ट कारण है उसका आंसर आपको यहां पर देना है। सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब आंसर दें। मैक्सिमम लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। जैसे राहुल जो है कह रहे हैं कि सी आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नवीन कह रहे हैं बी है, आरजू कह रहे हैं बी आंसर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बी आंसर बता रहे हैं। अच्छा, आइए देखते हैं क्या क्या है। कह रहे हैं कि नील के उत्पादकों के, अब ये कब पूछा गया? ये वर्ष 2020 में पूछा गया, आज से 4 साल पहले। पिछला प्रश्न जो है वो भी 2020 का था शायद।
ठीक है, अगला प्रश्न 2020 का है। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। पूछ रहा है नील की खेती खराब क्यों हुई। नील की खेती जो है वो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में खराब होती हुई आपको क्यों दिखती है, वो नष्ट क्यों हो गई। वो बहुत ज्यादा होती थी, नील की खेती से बड़े लाभ होते थे, लोगों को बॉन्ड्स दिए गए थे, तो वो सब चीजें खराब कैसे हो गई, क्या ऐसा फर्क पड़ गया कि खराब हो गई चीजें। इसलिए खराब हो गई क्योंकि जो नील के उत्पादक हैं, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध हुआ। नील प्लांटर्स जो हैं, जो नील के मालिक हैं, जो नील का उत्पादन कर रहे हैं, उनके अत्याचारी आचरण के कारण काश्तकारों का विरोध किया गया। क्या ये था रीजन जिसकी वजह से, देखिए इन्होंने अत्याचार किए, विरोध हुआ, लेकिन उससे खेती थोड़ी नहीं नष्ट हो जानी चाहिए, वो तो दूसरा सोल्यूशन निकलेगा। कह रहे हैं नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। कहा जा रहा है कि दुनिया में क्या हुआ कि एक समय ऐसा था, दुनिया में एक समय ऐसा था जब, जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप में भारतीय नील की बहुत मांग थी, भारतीय नील की मांग थी। एक्चुअली नील जो है वो प्राकृतिक रूप से एक तो बहुत अच्छी नील भारत में होती थी, दूसरी अमेरिका में होती थी। अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी, वो आंतरिक समस्याओं से उलझा हुआ था, और इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज को, खास तौर से ब्रिटेन को, यूरोप से जो नील मिल जाती थी वो नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कपास के कारण भी चीजें हुई, तो वो चीजें नहीं मिल पाती थी। तो उन्होंने भारत की तरफ जब देखा तो भारत में इसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता था, तो भारत में तेजी से जो है इन्वेस्ट करके नील के प्लांट्स जो है वो लगाए जाने शुरू किए गए, और इसकी वजह से नील की खेती करने वाले किसानों को बहुत तेजी से लाभ हुआ रॉ मटेरियल के तौर पर। बट जब जैसे जर्मनी में जो है ना वो केमिकल से नील बनाई जानी शुरू कर दी गई, और दूसरे देशों ने भी क्या किया, केमिकल के माध्यम से। अब उसे उगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये एक लंबा प्रोसीजर था और उतनी दूर से लेकर के आने का प्रोसीजर था, उसको केमिकली बनाया जाना शुरू, केमिकली डाई जो है बनाई जानी शुरू कर दी गई। तो अब नील उगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो नील की खेती जो है वो कम हो गई, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना कम कर दिया, तो नील के प्लांट जो है वो बेकार हो गए। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, दूसरा ही सही हो गया। तब भी दोनों देख लेते हैं। कह रहे हैं नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। नील की खेती का विरोध राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नहीं किया गया है, नील के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ, उसको लेकर के कुछ आंदोलन चलाए गए हैं, जिनको नील आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। कह रहे हैं उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। उत्पादकों के ऊपर सरकार के नियंत्रण से भी खेती नहीं नष्ट हुई, वो तो नियंत्रण रहा। नियंत्रण मतलब मेन मुद्दा हमको ये मिल गया कि इसलिए जो है ये खेती नष्ट हुई, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं रही प्राकृतिक रूप से उगाने की। भाई आज के डेट में हमें खेत से सब्जियां प्राप्त होती हैं, आलू, भिंडी, गोभी, बैगन, ये चीज़ हम लैब में बनाना शुरू कर दें, खेत में क्यों उगाएं, और उनकी क्वालिटी सेम हो बल्कि ज़्यादा अच्छी हो, तो हम खेत में उसका उत्पादन कम होने लगेगा, सिंपल सी बात है, गिर जाएगा। ये बात है, ठीक है। हाँ, गांधी जी तब ठीक है, वो तो बात सही है। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आई। देखिए, भारत में इस्पात, धातु विज्ञान, मशीन, रसायन और तेल जैसे बुनियादी उद्योगों का अभाव था। विद्युत क्षेत्र के विकास में पिछड़ा हुआ था। सिंथेटिक डाई के आविष्कार में नील का उद्योग धीरे धीरे सिंथेटिक डाई के आविष्कार से नील का उद्योग जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पतन हो गया। यह उद्योग विशेष रूप से यूरोपियों के नियंत्रण में था तथा वस्त्र निर्माण में नील का उपयोग बहुत तेजी से किया जाता था। तो यूरोपियंस का डिपेंडेंसी भारत के ऊपर जो थी वो खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है कि नील की खेती भी भारत में खत्म हो गई। ठीक है, तो नील के बहुत सारे आंदोलन चले, जैसे यहाँ पर नील का आंदोलन चला, उसको जो है नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने लिखा भी है, नील के किसानों के दर्द को वहां पर उन्होंने लिखा भी है। चलिए अगले उस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चार्टर एक्ट 1813। जब हम चार्टर एक्ट 1813 पढ़ते हैं तो इसको हम लोग संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़ रहे होते हैं, और भारत में भी ये ब्रिटिश राज व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है वहां से। तो चार्टर एक्ट 1913 जो है, बेसिकली अगर देखा जाए तो चार्टर एक्ट 1813 जो है उन प्रारंभिक एक्ट्स में से एक है जिसमें ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी के माध्यम से भारत के अंदर इंसर्ट होती चली जा रही है, प्रवेश करती चली जा रही है। थैंक यू अंजू। ठीक है,
तो चार्टर एक्ट 1813 की यहाँ पे बात हो रही है। इस संबंध में आपको बताना है, विचार करना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इनिशियली शुरुआत में दो प्रमुख एक्ट्स आए जिनको आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा। उसके बाद कंपनी को रेगुलेट, मतलब जो कंपनी को दोबारा रेगुलेट ना करना पड़े, पहले से ही नियामक तरीके से वो काम करे, तो रेगुलर इंटरवल्स पर चार्टर एक्ट्स जो हैं वो, राजपत्र आदेश जो हैं वो आने शुरू हो गए। तो इस तरीके से 1813 में आपको एक चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। क्या मुझे कोई यहां पर बता सकता है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया? इसका मैं आपको क्लू दे सकता हूं कि इससे 20 साल पहले। तो कोई बता सकता है कि भाई भारत में पहला चार्टर एक्ट कब आया? हालांकि जब पहला चार्टर एक्ट आया तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं, उन व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, ये पहले चार्टर एक्ट में हुआ। लेकिन ये दूसरा चार्टर एक्ट आ रहा है, तो दूसरे चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित किया गया। नियंत्रित करके केवल दो चीजों पर, कि भाई आप चीन के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ जो भी आप व्यापार करते हैं वो व्यापार केवल आप ही करेंगे, और चाय का जो व्यापार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन बाकी चीजों के व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनीज भी भारत में आएंगी। वो अब वहां पर मोनोपोली नहीं रह जाएगी आपकी। बिल्कुल सही बात है। 1773 बोल रहे हैं, 1793 होगा ना भाई, 20 साल पहले 1793 होगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है इसने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। बिल्कुल सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। एक्चुअली भारत में कंपनी का शासन था, भारत में कंपनी का शासन है, लेकिन कंपनी को यह पावर तो ब्रिटेन की संसद से ही मिल रही है, ब्रिटिश क्राउन से ही मिल रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये इसी एक्ट से हुआ है, 1813 के एक्ट से, तो ऐसा नहीं है। ये चीज तो रेगुलेटिंग एक्ट से होनी शुरू हो गई। ये तो शुरू से ही होनी शुरू हो गई है ना, शुरू से ही होनी शुरू हो गई। फिर कह रहा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो देखिए, अगर आप देखोगे क्या आंसर दिया था आप लोगों ने? इसका ऑप्शन सी दिया था क्या आप लोगों ने आंसर? अगर आप देखोगे तो इसमें ब्रिटिश संसद का नियंत्रण। अच्छा देखिए, एक चीज यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा। ब्रिटिश क्राउन जो है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता थोड़ी सी सुदृढ़ हुई, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो है वो शुरुआत से आ गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। मैंने दो को गलत बोल दिया था, वो आपको थोड़ा सा सही करना है। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, वो गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी से नहीं आया, वो शुरुआत से ही आ गया है। ठीक है, ठीक, चलिए। अंकुश स्टडी IQ IAS, बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने मित्र। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। तो आपका विकल्प जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? एक। बाकी में मैंने विकल्प टिक किए कि नहीं किए, एक बार जल्दी से वो देख लेता हूं। इसमें हाँ टिक किया हुआ है, इसमें भी, और इसमें भी टिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने टिक किया है कि नहीं किया है? किया है। चलिए, तो ठीक है, चलिए, तो मैंने सारी चीजें विकल्प के रूप में ठीक कर रखी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपको। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा व्यापारिक एकाधिपत्य समाप्त हो गया। उसके बाद 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर राजस्व का अधिकार बनाए रखना था, वो सब चीजें आपको मालूम है। 1833 के एक्ट के बाद ये प्रावधान किया कि भारत में कंपनी क्षेत्र में महामहिम के उत्तराधिकारी के वारिस जो है यहाँ पर आने शुरू होंगे। 3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि 1784 के एक्ट के माध्यम से ही हमने ये नियंत्रण ले लिया है, तो ये पहले से ही ले लिया है, इसलिए हमने इसको गलत किया था। चलिए, अब कह रहा 18वीं शताब्दी के मध्य
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? जल्दी से बताइए। स्टेपल कमोडिटीज के लिए आप जनरली मैं आपको बता दूं कि मतलब जो कच्चा माल जो है वो क्या था, कौन से कच्चे माल जो थे जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां से क्या करती थी, निर्यात करती थी। प्रमुख निर्यातित है ना, प्रमुख निर्यातित। सोचिए बंगाल में चीजें आयात हुआ करती थी। एक समय में भारत की मार्केट ब्रिटेन में बनी हुई थी जबरदस्त तरीके से, ठीक है, लेकिन अब यहां पर यह समय आ गया है कि अब हमें निर्यात मतलब करना पड़ रहा है। सोच के देखिए, और निर्यात कच्चे माल का करना पड़ रहा है और वहां से बने हुए जो माल है वो वापस लेने पड़ रहे हैं हमें। अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। बिहार माफ कीजिएगा, बंगाल साइड में तिलहन होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है ना, तो यहां से एक तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कपास और अफीम की बात हो सकता है रखें आप। अपरिष्कृत का मतलब कच्चा कपास, रॉ मटेरियल के रूप में कपास जो है वो यहां पर है। डी का आंसर आप लोग यहां पर देना शुरू कर रहे हैं। वीर ने आंसर ए दिया है, बाकी ज्यादातर लोगों के आंसर डी आ रहे हैं, ठीक है। और एक लोगों ने लिखा है, मोनू ने लिखा है 100% डी करेक्ट है, तो हो सकता है कि वो देखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। फिर कह रहे हैं चीनी का व्यापार जो है उस तरफ से होता था, लेकिन नमक, जस्ता और सीसा ये आपको वहां से नहीं देखने को मिलेंगे, ये पश्चिम की तरफ थोड़े से देखने को मिलेंगे, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका ठीक नहीं है। कपास की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे किसकी बात हो रही है, बंगाल की। तो बंगाल से उनका जो प्रमुख व्यापार हो रहा है वो कपास का है, रेशम है, ठीक है, सॉल्ट पीटर या शोरा जिसको आप बोलते हैं, ये वहां और उसके आसपास के इलाकों में बहुत अच्छे से मिल जाता है, और अफीम, इसका व्यापार चीन की तरफ काफी अच्छी तरीके से किया जा रहा है और बाकी जगहों पर भी हो रहा है। तो ये इसमें चारों चीजें आपको मिल रही हैं। इसकी जैसे कपास तो यहां पर भी आपको मिल रहा था, अफीम भी मिल रहा था यहां पर, रेशम की बात भी शायद कहीं और लिखी थी या नहीं लिखी थी, नहीं लिखी थी। तो ये चीज है जो आपको बंगाल से व्यापार में निर्यात के समय में आपको मिल रही है। अब इन चीजों का निर्यात करके, ये सारे कच्चे पदार्थ हैं, इन कच्चे माल का क्या होता था, निर्यात होता था, और निर्यात करके इनसे ही उत्पादित जो वस्तु हैं, उत्पादित वस्तुएं जो हैं वो वस्तुएं भारत लाई जाती थी, भारत लाई जाती थी। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए हैं तब भारत का आयात निर्यात बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस्ड है, लेकिन वो इम्बैलेंसिंग भारत के पक्ष में थी कि हम यहां से चीजें, उत्पादित वस्तुएं ज्यादा निर्यातित करते थे और उत्पादित वस्तुएं आयातित कम करते थे। अब भी जो है क्या है, अब भी जो है वो इम्बैलेंसिंग बनी हुई है, लेकिन इम्बैलेंसिंग का पड़ला जो है वो अब ब्रिटेन की तरफ भारी हो गया है कि अब आयात जो है वो भारत में ज्यादा होता है उत्पादित वस्तुओं का, निर्यात जो है वो भी ज्यादा होता है लेकिन कच्चे पदार्थ का। तो ये पलड़ा जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बंगाल से होने वाले में शोरा है। अच्छा, और देखिए बंगाल में देखिए चावल भी है, काली मिर्च भी है, ठीक है, सूती वस्त्र वगैरह है। तो इन सब चीज़ों के लिए हस्तशिल्प के तमाम सारी जो चीज़ें हैं, तो वो हस्तशिल्प तो खैर खराब भी हो गया, बाद में बंदी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारत जो है प्रमुख रूप से क्रेता बन गया, किसका, निर्मित वस्तुओं का, यानी कि भारत में आयात बढ़ गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत में आयात जो है वो बढ़ गया। अगला प्रश्न कह रहे हैं, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी के भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी के भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम है, यानी ब्रिटिशर्स के आने से 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। क्या इसकी वजह से भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हो गई, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। ऐसे प्रश्नों का जवाब देते समय आप उसका जो समय पूछा जा रहा है उसका जरूर ध्यान रखें। समय पूछ रहे हैं 19वीं शताब्दी में। अब यहां पूरी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, न पूर्वार्ध की बात हो रही है, न उत्तरार्ध की बात हो रही है।
यानी 1801 से लेकर के 1900 तक के बारे में आपको बताना है। सी आंसर जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। निशा, आस्था, मोहित, एक ही बार आंसर दो, 10 बार नहीं देना है। नवीन, विष्णु, ठीक है, आकाश, सभी लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज को करके समझने का प्रयास करते हैं। 19वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जरा इसको ऐसे समझो कि ब्रिटेन जो है और ब्रिटेन के साथ साथ आप यूरोप को भी देखते रहिए। यूरोप, यहां पर आप देखेंगे औद्योगिकरण बढ़ चुका है। औद्योगिकरण, क्या भारत में भी उस समय औद्योगिकरण है? क्या उस समय भारत में भी औद्योगिकरण चल रहा है? आप कहेंगे नहीं, उस समय भारत में औद्योगिकरण नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां से शुरू हुआ है, भारत में नहीं आया है, उसका ज्ञान अभी भारत तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो औद्योगिकरण भारत में नहीं है, भारत में औद्योगिकरण नहीं है, यूरोप में, ब्रिटेन में। उद्योगों के लिए आपको कारखाने चाहिए, आप कारखाने लगाएंगे, कारखाने लगाने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए, आपने आविष्कार कर रखे हैं, लगा ली। लेकिन कारखानों में जो उत्पाद बनेगा, वह जो उत्पाद है वो तो रॉ मटेरियल से ही बनेगा। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ से ही बनेगा। और कच्चे पदार्थ जो है वो कहाँ मिलेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आप कपड़ा जो है, कपड़ा बनाना चाहते हैं, वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कपास। उस समय सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा था, सूती वस्त्र उद्योग। तो कपास जो है वो, कपास ये रॉ मटेरियल है। अब अगर कपास रॉ मटेरियल है तो कपास तो किसान उगाएगा ना। पहले भी कपास किसान उगा रहा था, लेकिन उस कपास को उगा करके भारत का जो वस्त्र उद्योग है, खादी वस्त्र उद्योग जो है वो चलता था। लेकिन अब इसी कपास को उत्पादित होकर के तेजी से निर्यातित किया जाएगा। कपास के किसानों को पट्टे दिए जाएंगे, उनको जो है मतलब एक पक्का जो है उसका वो दिया जाएगा, एग्रीमेंट दिया जाएगा, पट्टे उसको कह सकते हैं हम, वो दे करके उनसे अधिक से अधिक मात्रा में इसको किया जाएगा। तो एक समय में अगर हम किसी एक सर्टेन उसकी बात करें, खेती की बात करें, जो कभी किसान अपनी आजीविका के लिए कभी किसी चीज की खेती करता था, अब वो आजीविका के लिए खेती ना करके रेवेन्यू, या हम कह सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए जब खेती करना शुरू करेगा, तो इसको बोलते हैं कॉमर्शलाइजेशन। जैसे मैं गेहूं इसलिए उगाऊं कि भाई उगाएंगे तभी तो खाएंगे, लेकिन गेहूं इसलिए उगाया जाए विदेशों में इसकी डिमांड है, उसको सप्लाई करना है, तो इसलिए जब हमें उगाना पड़ेगा तो हम कॉमर्शलाइज्ड वे में ज्यादा से ज्यादा उसको उत्पादित करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा? भारतीय कृषि जो है, उस भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होना शुरू हो जाएगा। वाणिज्यीकरण के अपने नफे भी थे और अपने नुकसान भी थे। तो भारत में आर्थिक तौर पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम तो हमको ये देखने को मिलता है। बाकी चीज कह रहे हैं कि भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हो गई। निर्यात में वृद्धि का मतलब भारतीय हस्तशिल्प बहुत ज्यादा उत्पादित होने लगा होगा। तो भाई इनके आने से तो हस्तशिल्प तो बैठ गए ना, खराब हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, खत्म हो गए। और दूसरी बात है, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने भारत में तो तब आएंगे ना जब भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट, तो ब्रिटिशर्स के ही कारखाने नहीं आ पाए हैं अभी, तो ये तब बहुत बाद में होगा। ये सब होगा अर्ली 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब स्वदेशी आंदोलन चलने शुरू होंगे, तब ये सब चीज़ें बहुत आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। भारत में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी, वो स्वदेशी आनी शुरू होगी, तमाम सारी इंडस्ट्रीज स्वदेशी लगनी शुरू हो जाएंगी, स्वदेशी मिलें इस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएंगी, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो स्वराज जब आएगा उसको लेकर के 1905 में जब इस तरीके का तेज़ी से डिमांड बढ़ेगा। फिर कह रहे हैं नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, इसका आर्थिक तौर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया है। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ इसमें लिखा है, आप देख लीजिएगा। वही सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कपास को लेकर के लिखा हुआ है। कपास को लेकर के हुआ अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, जिसमें भारत ने ब्रिटेन में कपास की मांग को
प्रोत्साहन प्रदान किया क्योंकि अमेरिका कपास निर्यात करने में सक्षम नहीं था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण भारत के उद्योगों को पोषित करने के लिए नहीं हुआ था क्योंकि भारत 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम तथा कई अन्य यूरोपीय देशों के अपेक्षाकृत औद्योगिक विकास में बहुत पीछे था। तो जब भारत औद्योगिक विकास में पीछे है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो कतई भी सही नहीं दिखाई देना चाहिए। ये वाला, ये भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने से संबंध में था। अब देखिए ये प्रश्न अभी हमने पहले भी आपने 2024 में देखा, 2017 में भी देख रहे हैं। तो जब आप भारत में आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ें तो तीनों प्रकार की जो व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था जो तीनों प्रकार की, उसको भाई डेफिनेटली देख करके जाना बहुत आपके काम आएगी। चलिए जल्दी से मुझे यहाँ पर बताना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद संजय, धन्यवाद अंजू। आंसर यहां पर देना शुरू करें। राज बाबू, रीड और मुनरो, अरे बिल्कुल देखो एकदम ये सना खान ने एकदम जो आंसर दिया ना, ये एकदम कट से एकदम यही चीज, यही जवाब चाहिए। एक्चुअली जब देखो कुछ चीजें हमें थोड़ी सी रटनी पड़ती हैं, 8-10% रटना पड़ता है भाई। जब भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त का नाम आए सीधे दो ही नाम, आपको तीसरा नाम सुनाई नहीं देना चाहिए, एकदम सुनाई ना दे, दो नाम सुनाई दे आपको, रीड और मुनरो। रीड और मुनरो ये दो नाम ही सुनाई देने चाहिए। तो बहुत ही एकदम सटीक जवाब दिया है, ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, इसके एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉर्नवालिस ओनवालिस यहाँ पे कहां से आ जाएंगे यार, मतलब थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड की बात है। ठीक है, जो ये ब्रिटिश शासन का, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो दक्षिण भारत से शुरू हो रही है। ठीक है, दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हो रही है, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी है, पूर्वी भारत में अलग है और उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में अलग व्यवस्था है। तो अब इसमें पेयर क्या बनाना है, इसमें पेयर बनाना है तीसरा और दूसरे का, तो तीसरा और दूसरा ये ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। 1792 में 12 महल जो है, जो आपका मद्रास के एरिया में 12 महल पड़ता है। ठीक है, तो 12 महल में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। विशेष योगदान आगे चल करके 1801 में थॉमस मुनरो ने इसमें दिया था। तो बस ये क्वेश्चन का इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर। बस ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक खास चीज ये हुआ करती थी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से थोड़ी अलग थी। जमींदारी व्यवस्था ये जो है पूरी भारत में शुरू हुई थी। ठीक है, जिसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते थे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में एक बिचौलिया था जो किसानों से टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देता था, और वो बिचौलिया जमींदार था, सरकार उसको जमीन जो है वो दे देती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और रैयत के बीच में कोई नहीं है, सरकार है और फिर सीधा रैयत है। रैयत का मतलब होता है वही खेती किसानी करने वाले लोग, तो इनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। ये सब किसानों के आधार पर सरकार तय करेगी, तो सीधा हम टैक्स लेंगे आपसे, तो उसके लिए था। गांवों से सीधे राजस्व वसूलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगला फिर रैयतवाड़ी के ऊपर है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। 2012 में भी प्रश्न पूछा गया, देख करके जाना सब लोग। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भाई किसान जो है वो सीधे सरकार को लगान देते थे, कोई बिचौलिया नहीं था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें हम अगर आप ये लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हो। तो इसके एक्सप्लेनेशन तो 2 क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं, आपने देख ही लिया है, तो उसको बार बार पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, वही कैप्टन रीड, मुनरो, सब एक ही बात है, सब वही है। मद्रास से बंबई तक एक्सटेंशन होता है उसका। ठीक, तो जब भी ये पट्टा दिया जाएगा तो उससे पहले, तो इसकी वजह से बार बार जो टैक्सेस हैं वो रिफॉर्म होते थे, तो स्थायी नहीं थी व्यवस्था, इसीलिए अस्थायी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 2012 का प्रश्न है। कह रहे हैं मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत को देन थी? यानी क्या भारत ने
मिट्टी के अनुसार जो उपज है, उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन करना शुरू किया था। ये व्यवस्था आप लोग जो ब्रिटिशर से पहले, जैसे मुगल राजस्व व्यवस्था जो है ना, वो भी इसी पर आधारित थी। मुगल राजस्व व्यवस्था जो है वो भी इस पर आधारित थी, और कई सारे लोगों के राजस्व इस पर आधारित हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत में भी कुछ शासक हुए जो इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के आए। क्या हुआ नवीन, क्या रॉन्ग हो गया? ठीक है, तो वो चीज है। बीच में सूरी राज व्यवस्था जब आप देखेंगे, शेरशाह सूरी ने भी इस तरीके की चीजें करनी शुरू करी थी। तो ये चीज अंग्रेज लेकर के आए, ऐसा नहीं है, ये पहले से थी। ये ऑप्शन गलत हो गया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ब्रिटिशर्स थोड़ी कर रहे हैं। चलती फिरती तोपें तो मुगलों के समय में भी हुआ करती थी। आपने देखा कि बाबर जो है वो पहले इस तरीके की बारूद लेकर के आया, ऐसा माना जाता है। तो ये व्यवस्था भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तंबाकू लेकर के आए थे पुर्तगाली। तो जब पुर्तगाली तंबाकू लेकर के आए तो लाल मिर्च लाए या नहीं लाए उसको छोड़ ही दीजिए, अंग्रेज तो नहीं लाए। ठीक है, हालांकि ये भी पुर्तगाली लेकर के आए। तो ये ऑप्शन भी गलत है, एक भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बहुत सारे लोगों का यहाँ पर गलत हुआ है। कई सारे लोगों ने बी आंसर दिया था, कई ने सी आंसर दिया, कुछ ने डी भी आंसर दिया है। तो जिनका डी आंसर है वो अपनी पीठ थपथपा लें, उनका करेक्ट है आंसर, बाकी लोगों का गलत है। ठीक है, कह रहे हैं चिरस्थायी बंदोबस्त। चिरस्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त एक ही बात है, या फिर इसे आप जो है जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास मतलब कितनी हास्यास्पद बात है ये। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार नहीं लेती किसी चीज की, तो ये इस तरीके के वर्ड्स हटा दिया करो। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा लेने में, पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। ये दिलचस्पी का मामला हो नहीं सकता। मुद्दा ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। जांच करने की कोई संतुलित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों को काफी नुकसान भी हुआ था इस प्रकार की व्यवस्था से। अब यहाँ पे मैचिंग करने वाला एक प्रश्न है आपके सामने, इसको जरा देखिए। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ABCD, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है जी, चलिए अब मैचिंग करनी है। मैचिंग करने में जरा देखिए, कह रहे हैं बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। ठीक है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो है वो जागीरदारी व्यवस्था थी या रैयतवाड़ी थी या महालवाड़ी थी या जमींदारी थी? देखिए, जमींदारी प्रणाली ये मतलब वही स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, ये तीन तो अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था है। सामंत अंग्रेजों के समय में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सामंतों की जो आवंटित भूमि है वो जागीरदारी व्यवस्था थी जो मुगलों ने शुरू करी थी। तो ए की मैचिंग 1 से है, तो ए की मैचिंग 1 से ए और बी में दिख रही है। तो ये तो ऑप्शंस गलत हो गए, इसको हटा ही दीजिए। फिर कह रहे हैं मालगुजारों के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। मालगुजारों के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो है, अब वो जो है आया करती थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि भू राजस्व में एक ही व्यवस्था है जिसमें बीच में मीडिएटर्स हैं, और मीडिएटर्स यही लोग हुआ करते थे, ये जमींदार और ये सारे लोग। तो जमींदार जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं पैसा मालगुजारी का, और वो कलेक्ट करके दे रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये चीज आपको किस में देखने को मिलेगी? वो चीज आपको देखने को मिलेगी इसमें, यानी कि बी की मैचिंग हो जाएगी 4 से। तो ए की मैचिंग 1 में हो गई, बी की मैचिंग 4 में हो गई, बस हो गया, आंसर बन गया। यहीं से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ दे रहे हैं। उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये कौन सी होगी? ये आपकी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व की बंदोबस्त व्यवस्था, ये आपका एक ही बचा रह गया, कौन सा? तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई। तो ग्राम स्तर पर देखिए, महालवाड़ी जो है ना, उसमें क्या होता था, उसमें कई सारे ग्राम या ग्राम समूह बनते थे, ग्राम समूह बनते थे या ग्राम बनते थे। तो उनको जो है ये राजस्व कलेक्ट करने के लिए दिया था। तो उनका जो प्रमुख जो है वो महाल कहलाता था, वो महाल राजस्व कलेक्ट करके देता था।
तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आई होप कि आपने ये सारे ऑप्शंस जो है वो देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, क्यों की, किस लिए की। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। मैंने कहा कि जो आप पीवाईक्यू कर रहे हैं ये वर्षवार हैं, वर्षवार आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ईयर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। और आज का टॉपिक मैंने आपको बताया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं वो है। तो जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स यहां पर देना शुरू कीजिए। विकल्प है, उसे लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने इसलिए स्टैब्लिश किया है क्योंकि वेलेजली को ऐसा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, वेलेजली को ऐसा करने के लिए क्या किया गया, कहा गया। ये चीज क्या सही है, हाँ या नहीं, जल्दी बताइए। फिर कह रहे हैं वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। प्राच्य और पाश्चात्य दो शब्द आपको अक्सर तो सुनने को मिलेंगे, प्राच्य और पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है वेस्टर्न और प्राच्य का मतलब होता है ओरिएंटल, यानी कि भारत का प्राचीन जो है वो। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा नहीं कहा है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने से स्टैब्लिश कर दिया, ये बात नहीं थी। और ये भी बात नहीं थी कि वो भारत के जो ओरिएंटल स्टडी है, ओरिएंटल नॉलेज जो है उसके प्रति फिर से लोगों को जागृत करना चाहता था, वो उसको जगाए रखना चाहता था। ऐसा भी हमको यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। कह रहा वो विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ये किसी को रोजगार प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं ओपन किया गया था, है ना। किसी को रोजगार प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। तो अब एक ले दे करके एक ही ऑप्शन बचा, उसे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। पर लिखा है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो जैसे आप लोग भी कल को जब आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपका प्रशिक्षण होगा ना। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, यूपीएससी की परीक्षा आप पास कर लोगे, इंटरव्यू पास कर लोगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपका नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दैट वाज एट दैट टाइम वाज काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था प्राच्य, माफ कीजिएगा, प्रशासन के लिए। देखिए वेलेजली का ये मानना था, वेलेजली का इस तरीके का मानना हुआ करता था कि अगर आप कहीं का भी प्रशासन संभालना चाहते हैं, तो उस जगह की भौतिक और राजनीतिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यार नए नए ऑफिसर्स आएंगे तो वहां की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी से परिचित होंगे क्या? वो राजनीतिक स्थिति जो है वो क्या है उसको समझना पड़ेगा, सामाजिक स्थिति क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो ब्रिटिशर्स है ना, इसमें भर्ती जो लोग हो रहे हैं वो सब अंग्रेज भर्ती हो रहे हैं। और अंग्रेज अगर यहां पे शासन चलाना चाहते हैं तो यहां को समझेंगे। यहां को समझने के लिए यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जलवायु, यहाँ ये सब चीजों का उनको सब समझ होना चाहिए, तभी तो सही तरीके का प्रशासन कर पाएंगे, अगर वो पूरी पैठ बना करके रखना चाहते हैं। तो सन 1800 में इस कॉलेज को एस्टैब्लिश इस पर्पज से किया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, 2 साल बाद इस कॉलेज को बंद करना पड़ा। 1802 में इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसको प्रशिक्षित करने के पीछे की अगर हम नीति की बात करें तो ये नीति कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति के अंतर्गत आती है। विस्तारवादी नीति यानी ब्रिटिशर जो हैं और जो लॉर्ड वेलेजली है, ये कहीं ना कहीं प्रसार की नीति, और प्रसार अच्छे से तब होगा जब अच्छे से प्रशासन को समझेंगे लोग। तो प्रशासन को समझने के लिए काम यहां पर किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब लोग तैयार, हाँ या नहीं, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न आपको दिखाता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये इससे संबंधित कुछ डिटेल है। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको बता दिया। 1800 ईस्वी में वेलेजली जो 1798 से 1805 तक था, गवर्नर जनरल था। कंपनी के सिविल सेवकों की भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। 1802 में ये बंद हो गया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम virat.dube से, आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा। वेलेजली विस्तारवादी हुआ करता था, मैंने आपको बताया इसके लिए, तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो डिटेल्स है वो मैंने आपको पहले से बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखिए। फिर से वेलेजली के ऊपर ही है
और पिछला वाला 2020 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 2018 का है, यानी उससे 2 साल पहले का। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि सहायक संधि व्यवस्था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे सहायक संधि पूछने का प्रयास किया गया है और यह जानने का प्रयास किया गया कि इनमें में से कौन सा सहायक संधि का हिस्सा नहीं है। तो 4 चीजें तो कम से कम सहायक संधि की आपको मालूम ही होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न का आप सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए जल्दी से सही जवाब दीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर्स आने लगने चाहिए थे अब तक भाई, आंसर्स जो है अब तक आने लगने चाहिए थे, जल्दी से बताइए। बी डी आंसर जो हैं वो आ रहे हैं। डी रूपाली दे रहे हैं आंसर, डी विष्णु दे रहे हैं आंसर, बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। बी और डी के ही ढेरों आंसर आ रहे हैं। पहले में कहा गया है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरों के खर्च पर, देखिए प्रश्न में पूछा गया कौन सा लागू नहीं होता है, तो हमें यह जांचना है कि लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। सहायक संधि रजवाड़ों से की गई थी, रजवाड़े जो हैं यानी राजा महाराजा जो हैं उनसे की गई है। सहायक संधि में सबसे पहली चीज तो सेना ही है। देखिए ये तो आपने सब लोगों ने सुना होगा, इसीलिए शायद किसी ने ए नहीं आंसर लिखा, मुझे नहीं लगता किसी ने ए आंसर लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा है। तो होता क्या है कि सहायक सेना मतलब सहायता करने के लिए सेना। अब ब्रिटिशर्स ने एक नीति यहां पर चली कि जो राजे हैं, राजे रजवाड़े हैं, वो उनकी सेना जो है वो ब्रिटिश सेना कहलाएगी, ब्रिटिश सेना कहलाएगी। यानी सेना की कमान अब अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, इन शासकों के हाथों में नहीं रहेगी। हालांकि इन रजवाड़ों को इस सेना का खर्च उठाना पड़ेगा, इसका खर्चा जो है वो रजवाड़ों के राजस्व से या राजकोष से ही दिया जाएगा। तो अगर इसका खर्चा राजकोष से दिया जा रहा है, सेना ब्रिटिश हो जा रही है, तो फिर ये दूसरों के खर्चे पर ही एक बड़ी सेना हो गई ना। ब्रिटिशर्स को अपनी सेना यहां पर लाना नहीं पड़ा। तो ये तो है सही विकल्प, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह बात बिल्कुल सही है। जिस समय सहायक सेना वगैरह आ रही है, 1798-99 की बात हो रही है, उस समय तेजी से नेपोलियन का पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है और उसके आक्रमण का भारत के ऊपर खतरा है। निस्संदेह जो है भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से को एक ऐसे रूप में वो विकसित कर देना चाहता था कि अंदर जो है वो उसकी सेना किसी तरह ना आ पाए। तो डेफिनेटली यहां पर भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखने में भी इस तरीके की सहायक संधि ने सहायता करी। अरे पीडीएफ मिलेगा भाई, पहले पढ़ लीजिए सब लोग। फिर कह रहे हैं कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन। क्या सहायक संधि इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है क्योंकि अंग्रेजों की बात हो रही है इसलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको यहां से कोई आय प्राप्त हो गई? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये इस संदर्भ में गलत है और इस संदर्भ में जो गलत होगा वही आंसर सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मतलब वो एक्स्ट्रा जो भार पड़ता है, आपके व्यय का जो भार है, वो व्यय का भार ना पड़ने पाए, अक्सर इस उद्देश्य के साथ इसको रखा गया था, ना कि वहां से आए। कुछ लोग इसको कहेंगे कि अगर हम व्यय ही नहीं कर रहे तो वही हमारी इनकम हो गई, तो वो एक थोड़ी अलग तरीके की सोच है। उसको आप इनकम में कैसे रखेंगे? आ नहीं रहा है पैसा और खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो इसका जो खर्चा नहीं हो रहा है इसका मतलब वो आपकी इनकम नहीं होगी, तो सेविंग एक तरीके से हो गया आपका ना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना, यस डेफिनेटली ये संधि होती ही इसलिए थी। उसका एक हिस्सा ये है, इसका एक कारण यह भी होता था कि सेना अगर ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी, राजे रजवाड़ों की सेना अगर ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी तो राजे रजवाड़े विद्रोह नहीं कर पाएंगे। विद्रोह करने के लिए सेना चाहिए, सेना तो रहेगी नहीं। इसके अलावा इस सहायक संधि में अक्सर जिसके ऊपर सहायक संधि रखी जाती थी उसे एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, रेजिडेंट रखना पड़ता था। और ब्रिटिश रेजिडेंट उन
राजाओं के दरबार में हासिल रहता, मतलब रहता था वहां पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर उसको वहां की जो इंटरनल राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी उसकी नजर हो रही है। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन था, अब शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए वही है, अंग्रेजों के नियंत्रण में लाने, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सहायक संधि व्यवस्था का प्रारंभ किया था उसने 1798 में। भारतीय शासक अपने ब्रिटिश सैनिकों को या तो कुछ क्षेत्र प्रदान करते थे, सैनिकों के रखरखाव हेतु भुगतान करना पड़ता था, उन्हें अपने दरबारों में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को रखना होता था, जैसा कि मैंने आपको रेजिडेंट के तौर पर बताया। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को स्थायी शासकों पर व्यय, एक बड़ी सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्थानीय शासकों के व्यय पर, यानी अपने व्यय पर नहीं तो दूसरों के व्यय पर बड़ी सेना अधिकार मिल गया, और कंपनी की आय निश्चित करने के लिए इसको नहीं किया गया था। यह चीज यहां पर स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है? ये 2017 में, यानी ठीक इसके 1 साल पहले पूछा गया, पिछले क्वेश्चन के। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डायरकी यानी कि द्वैध शासन सिद्धांत किसे विनिर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे विनिर्दिष्ट करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरुआत, 2 शासक समुच्चय यानी कि ग्रुप, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? इसको बताना शुरू करें आप लोग, फिर मैं इसका डिटेलिंग करता हूं जल्दी से। बिल्कुल सही बात है सना खान, आपने एक एक्सप्लेनेशन में 2 शब्द लिखे हैं, वो 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और यहां पर ज्यादातर लोगों के आंसर डी आ रहे हैं और कुछ लोगों ने ए भी दिए हैं, तो डी और ए इसको लेकर के कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम द्वैध शासन को समझते हैं। द्वैध का मतलब होता है दोहरा शासन। ठीक है, इसको कहेंगे द्वैध मतलब दोहरा, यानी 2, दोहरा शासन। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए आपको जितने विकल्प दिए गए हैं सब में 2 की अनुभूति कराई गई है। तो उस 2 का अर्थ केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों, जैसे आज के समय में संसद जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करती है, क्या उसका अर्थ है द्वैध शासन? बिल्कुल नहीं। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 सरकारों का शुरू किया जाना। केंद्र में और राज्य में आज भी हमारे यहां सरकार है, क्या उसको हम डायरकी सिस्टम कहेंगे? ये डायरकी सिस्टम नहीं है। 2 ग्रुप, 2 समुच्चय, 2 शासक एक साथ, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, ऐसा कुछ। तो लंदन के शासन का डायरकी सिस्टम से यहां पर फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। कह रहे हैं प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। देखिए, कोई भी जो शासन होता है, वो प्रशासन जो है उसके अपने कुछ नियम होते हैं, किन्हीं नियमों के अधीन उसको जो है वो शासन चलाना होता है, और नियम बनाने के लिए विधान परिषद होती है। विधान परिषद या विधान मंडल वगैरह होते हैं, इनको विधान मंडल कह सकते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं। अब जो लेजिस्लेचर हैं वो विधि बनाते हैं, लेकिन विधि बनाते समय उन्हें यह तय करना होता है, उन्हें यह समझना होगा कि इस विधि के विषय क्या हैं। किसी ना किसी विषय पर तो विधि बनेगी, उस विधि के विषय क्या हैं। जैसे अब इस विधि के विषय में यह हो सकता है, इस विधि के विषय में यह हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं वन के लिए कानून बनाना है, ठीक है, और किसी ने कहा कि हमें शिक्षा के लिए कानून बनाना है, तो कानून बनाने का विषय यहां पर वन हो गया, कानून बनाने का विषय यहां पर शिक्षा हो गया। किसी ने कहा कि हमको राजस्व के ऊपर कुछ कानून बनाना है,
ठीक है, किसी ने कहा कि हमको राजस्व के ऊपर, राजस्व नीति जो है उसके ऊपर कुछ कानून बनाना है। किसी ने कहा भाई हमको तो पंचायत के ऊपर कानून बनाना है। तो ये सब अलग अलग विषय हैं, इन्हीं को बोला जा रहा है ये प्रत्यायोजित विषय, यानी कि जिन विषयों पर जो प्रत्यायोजित होने वाले हैं, जो लागू होने वाले हैं, जो सामने लाए जाने वाले हैं, उस पर कानून बनाने के अधिकार को, कानून जो बनाने का अधिकार रखता है वही तो शासन चलाता है। शासन में क्या होता है, शासन मतलब कानून बनाने का अधिकार आपके पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी को शासन, उसी को राज्य कहते हैं। जो कानून बना सकता है वो राज्य है एक तरीके से, पर इसके व्यापक अर्थ हैं, मतलब एग्जैक्टली हम उसको राज्य कहते हैं ये भी जरूरी नहीं है, इसके व्यापक अर्थ हैं। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य की अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुच्छेदों में व्याख्या भी की गई है, तो इस बात का भी खासा ध्यान रखना है। तो दो, अब ये जो विषय है ना, ये जो विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है, इन विषयों पर जो अधिकार है, इन विषयों पर जो अधिकार है, बेसिकली कानून बनाने का अधिकार ही अधिकार है। अगर आपके पास में सब चीजें करने का अधिकार हो लेकिन उसको कानूनीकृत करने का अधिकार नहीं, तो फिर अधिकार का क्या फायदा। जैसे मैं कह दूं कि भाई मुझे पढ़ने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये अधिकार छीन लिया जाए तो मैं कानून के पास ना जा पाऊं, या फिर अपने पढ़ने के अधिकार को लेकर के मैं कानूनी ना बना पाऊं, तो अधिकार का क्या मतलब। यार देखो, कुछ लोग बहुत इरिटेटिंग काम कर रहे हैं। मैं सभी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए हो, YouTube में भले पढ़ रहे हो, लेकिन बड़ा अनुशासित होकर के मैं पढ़ाता भी हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट बड़े अनुशासित होकर के पढ़ें, भले ही कम पढ़ें, भले ही कम पढ़ें। तो आप लोग ये श्योर रहा करो। देखिए, अगर ऑप्शन गलत हो गया तो उसे डिलीट मत करो। अगर आपसे, जैसे मैं आपको ऑप्शन बी देना था, आपने सी दे दिया, तो उसे डिलीट करने की क्या आवश्यकता है, इसमें ऐसा कौन सा अपराध हो गया, आप क्यों डिलीट कर देते हैं। और यदि अगर कोई अनर्गल बात लिखी है, जैसे कुछ लोग हाय हेलो लिख करके डिलीट कर देते हैं, तो यार लिखो ही मत ना। पहले लिखने से पहले ये तय कर लीजिए कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है। ये बार बार जो लगातार मैसेज भेज करके डिलीट मारते रहते हैं आप, ये सब खेल खिलवाड़ मत करो कोई भी लोग, ठीक है। सीरियसली पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको सीरियसली ही पढ़ा रहा हूं। तो इस चीज को लेकर के ये द्वैध शासन का मतलब, ये द्वैध शासन का मतलब इस तरीके के विषयों का प्रवर्गों में विभाजन जो है इस तरीके से हो जाना। अब देखिए, उन लोगों ने, जैसे सना खान थी शायद, उन्होंने कहा था कि दो विभाजन थे, दो विषयों के दो डिवीजन थे, ठीक है। विषयों के दो प्रकार के डिवीजन थे। तो वो कौन कौन से दो प्रकार के डिवीजन है। एक तो आरक्षित, एक जो है आपका आरक्षित विषय है। आरक्षित, एक मिनट, ये जो है एक आपका क्या है, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय का मतलब रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसा हो गया कि उन विषयों पर आप अंग्रेजों की सोच समझिए। क्या अंग्रेज अगर हमें कानून बनाने का अधिकार देंगे, तो ऐसी किसी भी चीज पर अंग्रेज हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं देंगे जिससे उनकी पावर जो है वो लूज हो। बताइए, पैसा इंपॉर्टेंट है या सिंचाई इंपॉर्टेंट है, जरा मुझे बताइए एक बार, जल्दी से जरा बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है। या चलो दूसरा विषय पूछ लेते हैं हम आपसे, पैसे पर कानून बनाने का अधिकार इंपॉर्टेंट है या कृषि पर कानून बनाने का अधिकार जो है अधिक इंपॉर्टेंट है। किसमें आपको ज्यादा पावर फील होगी। तो आप देखेंगे कि अगर रुपयों पैसों पर आपको कानून बनाने का अधिकार है तो आप ज्यादा पावरफुल कहलाएंगे, और अगर शिक्षा के लिए है तो वो दूसरी बात है ना, कृषि के लिए तो वो दूसरी बात है। तो आरक्षित विषय का मतलब, आरक्षित विषय में वो विषय शामिल होंगे और इन पर गवर्नर का सीधा होल्ड होगा, ब्रिटिशर्स का सीधा होल्ड होगा। जैसे कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, जैसे कोई भी राजस्व से संबंधित अधिकार है, सुरक्षा सेना से संबंधित अधिकार है, सेना पर कानून बनाने का अधिकार किसी और को थोड़ी दे सकते हैं। तो सेना, राजस्व, बात समझ रहे हैं, वित्त से संबंधित जो विषय है वो सब, वो आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। ये तो हो गया एक। दूसरा होता था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय का मतलब हो गया ट्रांसफर जिनको किया जा सकता हो, और अगर इस पे कानून बनाने का अधिकार में अल्टीमेटली राइट फिर भी जो है ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा, लेकिन फिर भी स्थानीय जो प्रशासन है उसको ये अधिकार दिए गए। जैसे शिक्षा से संबंधित अधिकार है, कृषि से संबंधित है,
चिकित्सा से संबंधित है, उत्पाद शुल्क से संबंधित है, ये सारे अधिकार, ठीक है, स्वशासन से संबंधित जो चीजें हैं वो हस्तांतरित विषयों में रखी गई थी। ये 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में एक प्रकार से डायरकी लाया गया था, उसके ऊपर बनने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थीं? होम चार्जेस, जल्दी से बताइए। कौन बता सकता है इसके बारे में सही आंसर? ठीक है, होम चार्जेस को बोलेंगे गृह प्रभार। कह रहे हैं लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये किस निधि की बात करी जा रही है, क्या है ये, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। आप लोगों ने ब्लैक मनी व्हाइट मनी तो सुना ही होगा ना, और आपने ये भी सुना होगा कि भारत में अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। तो जो आर्थिक शोषण है वो यही तो है। आर्थिक शोषण जो है वो यही तो है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जरा देखिए वास्तविक रूप में क्या है। आप लोगों ने सुना दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि भारत की संपदा को इस प्रकार से ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है जैसे गंगा के शुद्ध पानी को सोख करके टेम्स में निचोड़ा जा रहा हो। टेम्स लंदन की नदी है, गंगा भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो यहां का पानी वहां के, तो मतलब यहां पे धन निकासी का जो सिद्धांत है उस तरीके की चीजें, धन को फ्लोट कर लिया जा रहा है, बहा लिया जा रहा है। और ये भी तरीका जो अगर आप करने को तो शोषण किया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये लीगली किया जा रहा है। तो कैसे हो सकता है ये चीज, कैसे होता था? देखिए लंदन में एक इंडिया ऑफिस हुआ करता था, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव लंदन में जहां पर हुआ करते थे उसको इंडिया ऑफिस बोलते थे। भारतीय कार्यालय हुआ करता था, वो लंदन में था। तो लंदन में उन जो लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों का जो भरण पोषण है, जैसे आप कोई भी संस्था बनाते हैं, उस संस्था में सदस्य होते हैं और इस सदस्य के प्रति इस संस्था के कुछ खर्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? इस संस्था के अपने सदस्यों के प्रति कुछ खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे तो खर्चे ही है ना, उन खर्चों को होम चार्जेस के अंतर्गत ऐड किया जाता था। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अब एक अंग्रेज अफसर जो है, एक अंग्रेज अफसर जो किसी काम में सेवारत है, मान लेते हैं कि उसकी सैलरी यही कोई 100 रुपए पर्टिकुलर काम के लिए होनी चाहिए थी, सपोज दैट होनी चाहिए थी 100 रुपए, परंतु दिए इसे 1000 रुपए जा रहे हैं। तो यार ये कोई इलीगल तो नहीं कर रहा, मतलब है तो इसकी सैलरी ना, तो सैलरी के रूप में निकल जा रहा है। ये पैसा तो भारत के ऊपर भारित हो रहा है, भारत के कोष पर भारित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो भारत में अंग्रेज कर्मचारी जो हैं उनके वेतन और पेंशन जो है वो यही इसी पे भारित हो रहे थे। तो ये भी करेक्ट है। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर जो युद्ध लड़े जा रहे थे उनमें इस निधि का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये बात सही है। तो ये इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से हो गए? पहला और दूसरा। अब प्रश्न क्या कहा गया है, कौन सा संघटक थी? तो पहला और दूसरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए और बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? संतोष कह रहे हैं ये लिख देने से कैसे काम चलेगा कि नहीं समझ में आया? ये भी तो बताना होगा कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इसमें समझ में क्या नहीं आया।
जैसे मान लो ये राजकोष रखा है, इस राजकोष में खूब धन भरा हुआ है। अब ठीक है, आप शासक हैं और शासक जो हैं वो आप विदेशी हैं, लेकिन आपने यहां पर औपनिवेशिक शासन स्टैब्लिश कर रखा है, तो इस पर भी आपने अपना हक बना रखा है। तो आप क्या किए, इस राजकोष में हाथ डाले और पैसा उठा के विदेशी चले गए। तो ये तो सीधे सीधे कोई भी कह देगा यार ये तो लूट है, ये तो लूट है, इसको तो क्या कहेंगे, लूट है। तो इन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, इसको खाली किया, लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्टली हाथ डाल के नहीं खाली कर लिया। इसी कोष से एक अधिकारी को बैठाया गया कि वो भारत में प्रशासनिक काम देखेगा। कह रहे हैं भारत का ही तो काम कर रहे हैं हम, तुम्हारी तो सरकार चला रहे हैं, तुम्हारे लोगों को तो मैनेज कर रहे हैं, पुलिस सेवा में कहीं भी भर्ती है। तो इसको जो है सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसको सैलरी इसी कोष से दी जा रही। इसको इस काम की सैलरी 50 रुपए मिलनी चाहिए थी, दिए जा रहे हैं 5,000 रुपए। इसको इस काम की सैलरी मिलनी चाहिए थी 100 रुपए, दिए जा रहे हैं 10,000 रुपए। तो ये क्या है, ये इलीगल चीजों को लीगल बना करके भेजा जा रहा है। तो ये होम चार्जेस ही तो है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आया समझ में या नहीं आया? संतोष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आंसर बी लिख दिया था कि नहीं मैंने? हाँ, आंसर बी है, ठीक। चलिए बताइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है जूनियर जी। हाँ, राम राम तो आप कर रहे हैं रामबू जी, लेकिन ये आपस में बात करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहां पे करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए इसको प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का मतलब हो गया अनुबंधित सिविल सेवा, जिसको कहते हैं अनुबंधित, अनुबंध पर अनुबंधित सिविल सेवा। इसकी शुरुआत किसने करी है? यही तो पूछा गया है, जो कालांतर में सिविल सेवा के नाम से जानी गई। इसका सृजन किसने किया? आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। शायद इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने गलत किया हो, और संभवतः सभी ने यहां पर सी जवाब लिखना शुरू किया है, और सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। आप सब लोग इनको भारत में सिविल सेवा का जनक भी मानते हैं, है ना? तो वही चीज है। कह रहे हैं कि सिविल सेवा की जो शुरुआत है, पहला संगठित तौर पर अगर देखा जाए, सिविल सेवाओं की शुरुआत और संगठित करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो कॉर्नवालिस हैं, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1786 से 93 के बीच में भारत के। और कई सारे प्रयास किए हैं अनुबंधित सिविल सेवा, जिस पे प्रश्न बना हुआ है, उसकी शुरुआत इन्होंने करी। भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, सेवकों के वेतन में, सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि करी गई, निजी व्यापार के खिलाफ नियमों में सख्ती से लागू किया गया, लोक सेवकों को उपहार या किसी प्रकार की रिश्वत इत्यादि को लेने से मना कर दिया गया, और प्रमोशंस के जो काम हैं वो वरिष्ठता के आधार पर देने का काम यहां पर किया गया। तो इनसे संबंधित यहां पर कुछ चीजें नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको विशेष एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैंने आपको दिखाया। फिर भारत में पहला नगर निगम लिखित से कहां एस्टैब्लिश हुआ? ये 2009 में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये 2010 में पूछा गया। बताइए, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी भी यहां पर यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के उद्देश्य से आए हैं। और मजे की बात यह है कि एक भी प्रश्न का जवाब दें या ना दें, लेकिन संतोष जी को पोक जरूर कर रहे हैं बार बार। ये सब काम मत किया करो, ठीक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। पहला नगर निगम
देखिए पहला नगर निगम जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था मद्रास में। पहला नगर निगम कहां एस्टैब्लिश हुआ? मद्रास में, दक्षिण पूर्व की जो प्रेसिडेंसी है वहां पर। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1688 में, 1688 में। तो मद्रास में पहला जो नगर निगम है वो एस्टैब्लिश किया गया था लोकल प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था आज भी आप देखते हैं कि जारी है। इसके बाद दो और प्रेसिडेंसीज थी जिनमें 1726 में कलकत्ता में और बंबई में, इन जगहों पर 1726 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बंबई और कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया। क्या एस्टैब्लिश किया गया? उनको एस्टैब्लिश किया गया, क्या नाम है, नगर निगम को एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता और बंबई में। ठीक है, तो मद्रास में, इसका करेक्ट आंसर आपका मद्रास हो गया। और इसमें कुछ ऐसी खास एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी मतलब पहले के समय में इस तरीके की चीजें आती भी थी वन लाइनर टाइप की, तो यहां पर वन लाइनर आपको दिख रही है। अगला प्रश्न जो है वो कारखाना अधिनियम से रिलेटेड है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, किसके समय में अपनाया गया था? लॉर्ड लिटन, वेंटिंग, रिपन या फिर कैनिंग? चार ऑप्शंस आपके पास में है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। आपको क्लू दिया जा सकता है कि आप को मालूम होना चाहिए कि जो पहला फैक्ट्री एक्ट है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में आया था। किसके समय में आया था अब आपको ये बताना है। आप में से ज्यादातर लोग जो है वो लिटन बोल रहे हैं, एक दो लोगों ने रिपन भी बोला है। अच्छा, लिटन पहले आए या रिपन पहले आए? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, 1881 में। ये पहला फैक्ट्री एक्ट था। आज इस फैक्ट्री एक्ट के बारे में अगर आप सुने और इससे पहले के समय के बारे में सुने तो इसके पहले फैक्ट्री में काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे। फैक्ट्री में काम करने के घंटे, काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित नहीं थे। और यहां तक कि बच्चे हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे, अब पुरुष की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब पुरुष तो काम करने के लिए ही यहाँ पर उस समय जैसे देश में जन्म ले रहा हो वो स्थिति थी, पर साथ में बच्चे और स्त्रियां भी, और किसी के भी काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे। जिसमें प्रथम फैक्ट्री एक्ट के बाद में 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखाने में उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, ये घोषणा करी गई। अब आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब पहले 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों को नियोजित किया जाता था, इनका नियोजन नहीं होगा, ये बात कही गई। और यह भी कहा गया कि 7 से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चे, यानी 12 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके भी काम करने के घंटे फिक्स किए गए। तो बच्चों के लिए काम करने के जो घंटे हैं उनका निर्धारण किया गया। आप समझ रहे हैं बात? यानी बच्चे भी काम करेंगे। पर यह कितनी बड़ी बात थी उस समय, अगर आप देख सकते हैं। उसके बाद जब दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया तो बच्चों के साथ साथ महिलाओं के काम करने के घंटों को भी निश्चित जो है वो किया गया। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम कारखाना अधिनियम क्या पूछा इन्होंने, किसके समय में अपनाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में अपनाया गया था। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? लॉर्ड रिपन, 1881। कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब आया था? सेकंड फैक्ट्री एक्ट कब आया था, कोई बता सकता है? जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप में से कुछ लोगों के सही जवाब आने लगे, पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन भी देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 का यह प्रश्न है, ठीक ठाक सा प्रश्न है। एक प्रश्न में पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में एक ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्टैब्लिश किया था। जिसने भी जरा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में बता सकते हैं।
क्या ये काम करने वाला प्रथम व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स है? नहीं, ये काम करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जिसने प्रॉपर पहली बार जो है ब्रिटिश ढांचे के अंतर्गत एक नियमित पुलिस बल जो है वो स्टैब्लिश किया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहां पर ब्रिटिश ढांचे के अंतर्गत पूछा गया है। ब्रिटिश ढांचे के अंतर्गत नहीं पूछा गया होता तो आप देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स तक भी हम लोग पहुंच सकते थे। हालांकि तब तो मामला मुगलों तक भी जा सकता था और पहले भी हम लोग जा सकते थे, क्योंकि उस तरीके की व्यवस्था तो उन पुलिस सिस्टम तो उस समय भी हुआ करते थे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोड बिल जो है वो पास करवाया था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस कोड जो है उसको पेश किया, तो वहीं उसी में ही जो है इस तरीके की पुलिस व्यवस्था इसमें रखी गई थी। फिर कह रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ये तो रटा रटाया प्रश्न है, अब आप लोगों के लिए बिल्कुल सही बात है। 1773 के एक्ट के द्वारा ही 1774 में इसको स्टैब्लिश किया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता 1760 में लागू हुई। भारतीय दंड संहिता बिल्कुल सही बात है, 1760 में लागू हुई। और हाँ बिल्कुल सही बात है जूनियर जी, आप सही कह रहे हैं कि 1891 में श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रदान किया गया था, उसमें बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लाई गई। तो ये विकल्प जो आपका दूसरा और तीसरा है वो सही हो गया, और दूसरा और तीसरा सही है केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आईपीसी इसको बोला जाता था। सीआरपीसी कब आया, कोई बता सकता है? सीआरपीसी कोई बता सकता है? सीआरपीसी इसी के एक साल बाद। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप, ब्रिटिश पैटर्न पर पुलिस बल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी है। कॉर्नवालिस ने पेश किया था कोड 1773 में, रेगुलेटिंग के तहत सर्वोच्च न्यायालय बना, और भारतीय कानूनों में संहिताकरण करने के लिए मैकाले अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। उनकी अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई, और परिणाम स्वरूप आपको 3 तरीके की प्रोसीजर्स दिखाई दिए। पहला है नागरिक प्रक्रिया संहिता, दूसरा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, और तीसरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ओपन कीजिए, और टेलीग्राम ओपन करके वहां सर्च कीजिए विरद.दुबे अभी के अभी, और आपको ये पीडीएफ जो है वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे किसी भी चीज के लिए संपर्क करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका समय शुभ हो, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात करेंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।